नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे मोदी कैबिनेट का एक विस्तार, यानी कि मूल जब कैबिनेट बनी, यूनियन कैबिनेट बनी मोदी 2 में, उसके बाद पहला विस्तार है ये। और ये विस्तार लंबित भी माना जा रहा था और काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था। इस पे काफी एक्सरसाइज दिखाई दे रही है। एक बात तो कहनी होगी कि इस कैबिनेट में जो रिशफलिंग की गई है उसमें एक स्किल साफ दिखाई दे रही है कि जिसमें मादा है उन्होंने ये जगह पाई है। यानी कि किसी न किसी क्षेत्र में हुनर है। एक पढ़े लिखे लोगों का एक मंत्रिमंडल इसे कहा जा सकता है। कुछ पुराने ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएफएस हैं, कुछ जो अपने क्षेत्र में दक्ष हैं। लेकिन मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि कुछ डॉक्टर्स को इसमें शामिल किया गया है हर्षवर्धन को बाहर करने के बाद। कोविड का टाइम है, हो सकता है कि कुछ इस तरह के सिपहसालार चाहिए जो बेहतर तरीके से तीसरी लहर से निपट सके, कोरोना से निपट सके। लेकिन कितना यूज होगा ये देखने वाली बात होगी। यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र का दबदबा कहा जा सकता है। जिन लोगों ने अपनी मूल पार्टी का दामन छोड़ के बीजेपी का दामन थामा, उन्हें एक तरह से कहें कि उपहार के रूप में मंत्री बनाया गया है। कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन पे हम चर्चा भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के लिए बहुत जरूरी था कि आने वाले दिनों में चुनाव है और ये अपेक्षित भी था कि उत्तर प्रदेश को जगह मिल सकती है, गुजरात को जगह मिली है, महाराष्ट्र को जगह मिली है। और वेस्ट बंगाल में जिन लोगों ने टीएमसी छोड़ करके अपना राजनीतिक कैरियर बीजेपी में तलाशा, उन लोगों को भी सौगातें मिली हैं। तो चले हम चर्चा शुरू करेंगे। और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक ओम सैनी साहब जुड़े हुए हैं। हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़े हुए हैं। ओम जी, आपके पास आना चाहूंगा। अगर हम देखें पूरी कैबिनेट को, कुछ चेहरों को बाहर किया गया है, वो चाहे रविशंकर प्रसाद हो या फिर हर्षवर्धन हो या फिर जावड़ेकर हो, वो दिग्गज चेहरे हैं जिन्हें बाहर किया गया। और नया जो मंत्रिमंडल बनाया है उसमें कुछ लोगों को प्रमोट किया है, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो या दूसरे और लोग हों जिन्हें प्रमोशन दिया गया है। हरदीप पुरी हैं। तो किस तरह से देखा जाए इस सफलिंग को? योगेंद्र जी, मैं इसको दूसरी निगाह से देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि जो मॉडल इलेक्शन लड़ने का नरेंद्र जी मोदी साहब ने और बीजेपी ने या एनडीए ने बनाया था, उसको आजमाइश किया बिहार में, उसको आजमाइश किया त्रिपुरा में, उसको केरल में, जितने चुनाव हुए उनमें सब में आजमाइश किया। उनके नतीजे देखने पे लगा कि निश्चित रूप से हम लोग एक बहुसंख्यकवाद का जो सिलसिला जो एक कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लिए, वो हासिल हो गया है। और अब एक ऐसी जवान टीम चाहिए जिस किले की रक्षा कर सके और हर ओर सारी उत्तर से, पूर्व से, पश्चिम से, चारों तरफ से, दक्षिण से, हर तरफ से नुमाइंदे लिए हैं और जवान और एक्सपीरियंस लोगों को उसमें स्थापित किया है, जो कि लोगों के साथ में, क्योंकि वो जो लोग पुराने लोग थे जिन्होंने अपनी भाषा से मोदी जी की सरकार को एक स्वरूप दिया, वो अब संगठन की तरफ जाएंगे। संगठन में उनका काम होगा। उन्होंने वो जो करना था कर लिया। अब तो जो दूसरे तरीके से काम करना है, नौजवानों को जिस तरीके से हासिल करना है, और जो इस गवर्नमेंट के जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चर्चा हुई है, जो आरोप लगे हैं, जिस तरह का सीन बना है, उसका मुकाबला करने वाली टीम चाहिए। वो एक टीम इन्होंने तैयार की। उसके लिए उन्होंने कतई ऐतराज नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के पास में जहां से भी बेहतर मिला, टीएमसी से बेहतर मिला, कांग्रेस से बेहतर मिला, जेडीयू से बेहतर मिला या समाजवादियों में से कहीं से बेहतर मिला, उन सबको अपने में समेट लिया और देखा कि उनका जो सोशल जो उनकी सामाजिक इंजीनियरिंग है उसके अंदर वो फिट बैठना चाहिए। फिट बैठने का मतलब होता है कि एक लंबे समुदाय को, लंबे कम्युनिटी को अपने साथ में जोड़ने का ध्यान रखने वाला होना चाहिए, और साथ साथ में उनमें असंतोष भी होना चाहिए। ये असंतोष कि उनको सही रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, ऐसे ही लोगों को इकट्ठा करके और ये कवायद, ये मतलब ये सौंपा है इन सेनापतियों के हाथ में एक बात। और सबसे बड़े तो जनरल बैठे हैं। मैं इसको यूं देखता हूं कि जब नरेंद्र जी मोदी और अमित शाह बैठे हैं तो उसके बाद में ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, इन सब से ठीक से काम लिया जा सकेगा। ये मेरा ख्याल है कि आखिरी विस्तार है। ये पुराना विस्तार जो आप, वो सजा नहीं है जिन लोगों को हटाया गया है। उन लोगों का, उनका जो अनुभव है, उनको संगठन में निश्चित रूप से बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। और इस मंत्रिमंडल के माध्यम से नौजवानों को, दूसरे लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी है या एनडीए से जो आशा लगाते हैं, उनकी कितनी इच्छाएं पूरी हो सकती है, ये सारा काम करवाया जाएगा, क्योंकि बड़ा कम समय रह गया है। लोकसभा ये कहा जा सकता है कि एक्सपीरियंस और ऊर्जा का एक समावेश किया गया है कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं पुराने, उन्हें और
यहाँ एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जैसे अक्सर ये आरोप लगते हैं नरेंद्र मोदी पे कि दो ही लोग चला रहे हैं, बाकी लोगों को कोई बहुत ज्यादा राइट्स नहीं दिए गए। मुझे ध्यान है पिछले कुछ दिन पहले ही मोदी ने एनालिसिस किया था, जो मंत्री हैं उनके कामकाज को बड़ी बारीकी से देखा था, एक एक को बुला करके बातचीत की गई थी कि वो कितने काम किया उन्होंने नहीं किया है। तो जिन लोगों को प्रमोशन हुआ है ये माना जा सकता है कि उनके काम से मोदी संतुष्ट रहे, तो उन्हें, क्योंकि ये तो आपने पहले क्लियर कर दिया कि जावड़ेकर हो, चाहे हर्षवर्धन हो या फिर रविशंकर हो, इन्हें ये नहीं माना जाना चाहिए कि किसी तरह का कोई पनिशमेंट है। वो निश्चित रूप से कद्दावर नेता है, शायद हो सकता है संगठन के लिहाज से उनका कहीं बेहतरी के लिए उपयोग किया जा सकता है, ये चलिए मैं मानता हूं। लेकिन जिन लोगों को प्रमोट किया गया है उन्हें ये माना जा सकता है कि मोदी उनके कामकाज से संतुष्ट हैं। निश्चित रूप से देखिए, मैं इसको अलग तरीके से देख रहा हूँ कि जिस तरह की राष्ट्रवाद जिस तरह की बात करते हैं, और आज हम देख भी रहे हैं कि भागवत साहब यूपी में आजकल बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारा डीएनए एक है, और जो एक एनडी के साथ में जो एक अपने आप में संकट पैदा हो गया था, वो उससे निजात का सिलसिला देख रहे हैं कि मुसलमानों में शिया है, सुन्नी है, दूसरे कई समुदाय हैं जो नाराज, और वो भी मिलना चाहते हैं, वो भी एक धारा में बहना चाहते हैं। तो ये सारा सिलसिला करते हुए मुझे लगता यह है कि मोदी जी ने ये एक आदमी का सिलसिला नहीं है, ये जो मातृशक्ति है जिसने जो राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को मदद करती है, आरएसएस ने पूरा इसमें देखभाल किया है, और उन्होंने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट्स के साथ में चीजें बताई हैं कि क्या आपको करना चाहिए, किस तरीके से आप राष्ट्रवादी ताकतों को प्रभावित कर सकते हैं देश के अंदर, वो सारी बातें सोच करके लेकिन एक बात जानना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर हम देखें इसमें तो एक भी मुस्लिम चेहरे को शामिल नहीं किया गया है। अगर ये बात भी अगर हम देखते हैं तो ये जवाब मैं श्याम जी से लेना चाहूंगा। श्याम जी, भागवत साहब की बात काफी महत्वपूर्ण होती है। ये कहा जाता है कि संघ कभी बीजेपी के काम में दखल नहीं देता है, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई अलग है, फ्रंट की सच्चाई कुछ अलग है। बिना आरएसएस की सलाह के पत्ता भी नहीं हिलता है। एक तरफ भागवत साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों को अगर कोई ये बात कहता है तो वो हिंदू तो हो ही नहीं सकता, हिंदुत्व की धारणा उसमें नहीं है। अब लेकिन कैबिनेट में मैं देख रहा हूँ एक भी मुस्लिम फेस नहीं है। योगेंद्र जी, जब इनके पास मुस्लिम सांसद नहीं होंगे तो फिर आगे का कहां से, क्योंकि आपके पास है एक नकवी तो है। वो तो देखिए जयशंकर प्रसाद को जब पहली बार मंत्री बनाया, विदेश मंत्री बनाया, तो किसी भी उसमें सांसद नहीं थे, उन्हें बना दिया गया। ये तो रास्ते बहुत सारे हैं कि राज्यसभा के चुनाव में कोई कहीं से भी लाया जा सकता है। देखिए योगेंद्र जी, ईसाई को लिया है उन्होंने, पश्चिमी बंगाल से जो आए एक ईसाई आए कम्युनिटी के, उसमें से उनको लिया है। देखिए मोदी ने हमेशा कोशिश ये की है कि अब चुनाव 2022 में किन राज्यों में होने वाले और राज्यों में किन में चुनाव होने, उससे अभी से प्रिपेयर करना शुरू, अभी से तैयारी शुरू कर दी है। देखिए यूपी में उन्होंने सारे क्षेत्र जो 7 मंत्री बनाए हैं, तो उन्होंने कोशिश की है कि सारे जितने क्षेत्र आते हो, ब्राह्मण आते हो, आपके आदिवासी और क्या आपके पटेल और वो सारी जो जितनी कम्युनिटी वहां के आती है, यादव है और सब कुछ है, उनको एक मिला जुला करके कोशिश की है कि यूपी को बताने का प्रयास किया है कि हम आपके साथ है और हमको अब वापस से जो 5 साल दिया, 5 साल और दे दीजिए। देखिए अभी सही बात है, सैनी जी ने सही कहा, जो गढ़ तैयार कर लिया है उस गढ़ पर जो प्रहार होना है आने वाले टाइम में, उसका बचाव कैसे हो, इसलिए मोदी ने अपने नुमाइंदे चारों तरफ खड़े किए हैं। और बहुत सारे देखिए इसमें जिस प्रकार से मैं देख रहा था कि यूपी तो सबसे महत्वपूर्ण है, मणिपुर का लिया है इन्होंने, हिमाचल का लिया है, अब उत्तराखंड के और कर्नाटक में, देखिए कर्नाटक में उथल पुथल हो सकती है, इसलिए मुख्यमंत्री का दावेदार भी अगर कोई दूसरे को बनाया जाए तो वहां तैयारी शुरू कर दी है उन्होंने। और गुजरात से फिर वापस इन्होंने प्रमोट भी किया, नए मंत्रियों को भी लिया है। तो ये बात कही जा सकती है कि 5 तो इसमें अधिकारी वर्ग के जो पूर्व अधिकारी हैं वो आए हैं, एडवोकेट्स आए हैं, इंजीनियर्स आए हैं और डॉक्टर्स भी आए हैं। तो ये 6 डॉक्टर्स को लिया गया है इसमें, इंजीनियर्स भी बहुत काफी हैं, प्रोफेसर। तो अब देखिएगा मोदी ने ये तो संदेश देने का प्रयास किया कि हमने उन लोगों के लिए है जिसने भाजपा के लिए या तो पार्टी छोड़ी हो दूसरी, या भाजपा के आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हो। देखिए जो हमारे यहाँ राजस्थान से, कहने को तो राजस्थान से है, राजस्थान से नाता उनका इतना है कि वो पढ़े जरूर है अजमेर में, उसके अलावा वो हरियाणा से आते हैं और यादव कम्युनिटी से है, और वो अरुण जेटली के अनुयायी रहे पुराने, और अमित शाह से, और बहुत जगह चुनावी गणित बैठाते हैं। और अपने अगर पुराने टाइम में आपने देखा हो कि वसुंधरा जी के उप प्रभारी के रूप में रहे थे
स्वराज संकल्प यात्रा जो कराई थी उनके प्रभारी भी रहे, और उसके अलावा यूपी है, बिहार है और बाकी राज्यों के प्रभारी रह करके जो कुछ किया है भूपेंद्र यादव, हमारे राजस्थान का सौभाग्य यह है कि क्योंकि वो हमारे यहाँ से सांसद राज्यसभा के चुने गए कि वो चुनाव तो बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई बात नहीं। देखिए ये कहा जा सकता है कि भूपेंद्र यादव का एक कद रहा। जब मुझे अच्छे से ध्यान है, ओम सैनी साहब को भी ध्यान होगा कि जब पहली मर्तबा भूपेंद्र यादव सांसद बने थे वसुंधरा राजे के कार्यकाल में, पिछले कार्यकाल में, तब बीजेपी ऑफिस में बैठक हो रही थी तो देवी सिंह बाटी ने कमेंट किया था कि हमें उनका चेहरा तो दिखाइए कि जिनको हम वोट डालने के लिए जाने वाले हैं कि वो कौन सज्जन है। लेकिन धीरे धीरे जो चाहे वसुंधरा राजे की यात्रा, परिवर्तन यात्रा रही, वो दूसरी वाली जो यात्रा रही हो, स्वराज संकल्प यात्रा, या फिर बिहार के चुनाव रहे हो, बिहार में 2 मर्तबा, और भी जगह इनका जिस तरह से उपयोग किया गया, तो भूपेंद्र यादव ने ये साबित किया कि ये बीजेपी के एक, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कोई बहुत ही बड़ी बिल्कुल चाणक्य के रूप में अमित शाह की तरह हो, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि अगर इन्हें कोई लाइन दी जाती है, गाइडलाइन दी जाती है, तो उस पर खरे उतर सकते हैं। क्योंकि ये बात कहना लाजमी इस वजह से होगा, कैलाश विजयवर्गीय को बंगाल फतेह करने के लिए लंबे समय से उन्हें बैठाया गया था, जबकि भूपेंद्र यादव को किसी राज्य में 4 साल, 5 साल, 3 साल का कोई टाइम नहीं दिया। इलेक्शन से ठीक पहले प्रभारी बना करके उन्हें जिम्मा दिया गया। तो एक चर्चा थी कि बंगाल को वापस स्थापित करने के लिए, क्योंकि अभी ममता का बाई इलेक्शन भी बीजेपी एक टारगेट के रूप में देख करके चल रही है, लेकिन वो कितना क्या होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। तो यहाँ लाजमी है कि भूपेंद्र यादव को उनका रिवार्ड मिला है, जो उसके उनको भी हक भी था। तो राजस्थान के हक में मानू ओम जी इसे, या फिर भूपेंद्र यादव की काबिलियत, क्योंकि वो राजस्थान कम और दिल्ली में अपने आप को ज्यादा एस्टेब्लिश कर चुके हैं। देखिए भूपेंद्र यादव का संगठनात्मक तरीके से जो काम करने का सिलसिला है वो किसी भी प्रदेश के अंदर उतना ही प्रभावी होगा जितना राजस्थान में हो। तो ये कंट्रीब्यूशन राजस्थान का तो यही हो सकता है कि वो हमारे यहाँ पैदा हुए हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत मजबूत समझ वाला आदमी है जो कहीं पर भी काम कर सकता है, अपनी लो प्रोफाइल में करता है, एग्जिबिट नहीं करते। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। स्वर उनका बड़ा विनम्र मुलायम है, जो कि बहुत मुश्किल काम होता है। जैसे ही आपको हैसियत मिलती है आप रविशंकर प्रसाद बन जाते हैं, वो सब नहीं है वो। तो ऐसी स्थिति में भूपेंद्र यादव का भविष्य तो बड़ा उज्जवल नजर आता है भारतीय जनता पार्टी के इस आने वाले वक्त के अंदर, जहां पर कि उनको एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है। तो उनको पारितोषिक तो मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। ओम माथुर के लिए क्या माना जाए, उनको नहीं बनाया जाना या राजस्थान से किसी को प्रमोट नहीं करना? अर्जुन मेघवाल का माना जा रहा था कि उनको शायद प्रमोट कर सकते हैं। तो देखिए अर्जुन मेघवाल जिस तरीके से मुख्य प्रधानमंत्री के पीछे बैठ करके और सब बातें करते रहे हैं लोकसभा में, अगर परफॉर्मेंस आपने उनकी देखी और जैसे उनके आर्टिकल्स छपते रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में इधर उधर, उससे लगता था कि वो अपने आप को अपनी लॉबी करने लगे हैं। और लॉबी नहीं चल सकती इस राज्य के अंदर, छुप करके कुछ नहीं हो सकता। आप स्पष्ट रूप से करेंगे तो समझ में आएगा। और मेघवालों में जिस तरह की वो उनका जो विरोध प्रारंभ हो गया है, अब उनकी हैसियत वैसी नहीं है जैसी पहले हुआ करती थी। तो ऐसे में अपने ओम माथुर को नहीं बनाना चौंकाता है, या फिर कहें कि मुश्किल था ओम माथुर को इस लाइन में शामिल करना? ओम माथुर की खामोशी उनको बहुत पारितोषिक देगी साहब, ये बता दूं मैं आपको। और जिसने ये जो दौड़ में नजर आते हैं, इन दौड़ से परे ओम माथुर एक अपने स्थापित रूप में बैठे हुए हैं, और कब वो आकर के और यहाँ आकर के मात दे जाए ये कहा नहीं जा सकता। उनको इस तरीके से रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। उनके ये कह सकते हैं कि उनकी शालीनता और खामोशी, किसी भी चीज पे वो रिएक्ट नहीं करते हैं, वो डिजर्व करते हैं, लेकिन एक खामोशी है, और खामोशी क्या गुल खिलाएगी कहना बहुत मुश्किल है। आरएसएस में अक्सर कहा भी जाता है कि समय का इंतजार करना चाहिए, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और अगर जल्दीबाजी कर रहे हैं तो 2020 नहीं, आप टेस्ट मैच खेलिए, आप इंतजार करिए अपनी पारी का। अरुण मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, 60 सांसदों को मंत्री बनाया गया वहां पे, और निश्चित रूप से कुछ लोग हैं उन्हें तो अवार्ड के रूप में कहूंगा मैं, जैसे आपके आगरा के जो सांसद हैं उन्हें मिस्टर बघेल जो हैं, उन्हें पहले समाजवादी पार्टी बीएसपी उसमें भी उन्होंने अपना सफर तय किया। ये चुनाव की दृष्टि से माना जाए, जिन लोगों को मंत्री बनाया गया है कुछ इस तरह की पकड़ है वहां पे कि हाँ बिल्कुल इन लोगों से यूपी चुनाव जीतने में बीजेपी को बड़ी राहत मिल सकती है, या कहें कि एक राह आसान रहेगी? योगेन जी, निश्चित तौर पर जो उत्तर प्रदेश का समावेश किया है मंत्रिमंडल विस्तार में केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने, तो प्रधानमंत्री मोदी की सोच और उत्तर प्रदेश के योगी की सोच का एक मिक्सचर है जो यहाँ के प्रतिनिधियों को वहां पे शामिल किया गया है।
क्योंकि जो एक तरफ अगर आप देखेंगे तो जो पहला फोकस गया है वो दलितों और पिछड़ों को लेकर के गया है। वो फोकस इसलिए भी गया है, खास करके सवर्ण तबके को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफी हद तक पिछले कुछ समय से आश्वस्त भी रही है। और जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर के जो जो इनका एक तरीके से अनुमान है या ये मानना है कि राम मंदिर वाले कार्य होने से वो एग्रेसिव वोट उनका और पोलराइज होगा या जुड़ेगा, इनको जो थोड़ी दिक्कतें महसूस हो रही थी उसके कई जो अंदर खाने से प्रयास काफी दिनों से चल भी रहे हैं। यहाँ तक कि जो पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है उसमें दलितों पिछड़ों को लेकर के एक तरीके से उनको फ्रंट में लाने की कोशिश की जा रही है। और उसमें जो एक्टिव लोग थे जैसे कौशल किशोर जैसे लोग, एसपी सिंह बघेल हों या आप दूसरी तरफ अगर अनुप्रिया पटेल को देखें पिछड़ों में, तो ये लोग एक्टिव रहे और उसकी वजह से लिए। और अनुप्रिया पटेल को एक तरीके से, चूंकि यहाँ पर जो पटेल वोट है या कुर्मी काछी वोट यहाँ का जो है वो अच्छी खासी तादाद से है। और राजभर ईस्टर्न यूपी में जो आपके जौनपुर, मिर्जापुर, आपके बनारस वाला जो बेल्ट है, अपना दल का वहां ज्यादा पूर्वांचल के आधे हिस्से में लगभग पटेलों का एक तरीके से कहें इलाहाबाद से लेकर के प्रयागराज से लेकर के बनारस, जौनपुर, मुगल सराय, मिर्जापुर, ये जो पूरी बेल्ट है उसमें कुर्मी काछी इनकी समुदाय के लोग बहुत ज्यादा हैं, या कह सकते हैं आप पटेल समुदाय के। बिल्कुल। और इनके जो पिता सोनेलाल पटेल, इनके पिता जो सोनेलाल पटेल हैं, उनका भी अपना एक कदर है। इलाहाबाद से रही वो सोनेलाल पटेल, और की जो इनकी एक तरीके से विरासत ही सोनेलाल पटेल की इनको मिली है। और एक समय ये था कि इस पार्टी का जो उभार हुआ है योगेंद्र जी, वो बड़ा अजीबोगरीब तरीके से हुआ है। इसका उभार दौना कांड के, सिपतिया कांड के बाद से हुआ था और दलित बनाम पिछड़े के झगड़े से हुआ था। और ये पटेलों की पार्टी के रूप में ये उभार पर आई थी प्रयागराज क्षेत्र में। अब आते हैं इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, इधर जो ओम प्रकाश राजभर या इस तरीके के जो दलित समुदाय के वोट है, चाहे वो जो चौधरी को लिया गया हो और चाहे दूसरी तरफ कौशल किशोर को प्रतिनिधित्व दिया गया हो, ये महत्वपूर्ण है अपने आप में। ये जताता है कि दलितों पिछड़ों के साथ अब दूसरी तरफ अजय कुमार मिश्रा जो टिनी हैं, ये लखीमपुर क्षेत्र से आते हैं, तो लखीमपुर क्षेत्र से हैं। और ये राम कुमार वर्मा की पृष्ठभूमि पूरी लखीमपुर में रही, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे राम कुमार वर्मा, तो वो उनके एक तरीके से एक अधीनस्थ या सहायक के रूप में रहे और उसके बाद लोकसभा चुनाव के दूसरी बार ये जीत करके गए हैं। अजय मिश्रा को एक तरीके से ब्राह्मण संतुष्टिकरण के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि में है, अगर आपको याद होगा तो बीच में एक ब्राह्मण विधायक के द्वारा एक पत्र लिख करके, खास करके जो अपराधियों के खिलाफ जब मामला चला था योगी सरकार की कार्रवाई का, तो वो एक तरीके से ब्राह्मणों की नाराजगी को भी शायद संतुष्ट करने का एक प्रयास है अजय मिश्रा को शामिल करके। यहाँ एक सवाल, आपने जब ब्राह्मण कार्ड वाली बात की है, तो विकास दुबे एनकाउंटर के बाद से जतिन प्रसाद को चाहे लेने की बात तो हो या फिर दूसरे लोगों को अपनी ओर लुभाने की पूरी कोशिश कर रही है बीजेपी से, तो वहां कहीं आपको लगता है कि ये डैमेज कंट्रोल की एक बड़ी कवायद है? जी योगेंद्र जी, इसमें जो बड़े जो विषय मुख्य ये जो देखा जाए तो ये आम जनमानस के बीच में से कहीं ज्यादा ये राजनीतिक उतार चढ़ाव का विषय ज्यादा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कोई आपराधिक पृष्ठभूमि के किसी व्यक्ति को, सत्ता की जो मलाई होती है, सत्ता की मलाई केवल बाहर वाले ही नहीं खाना चाहते, सत्ता में शामिल लोग भी खाना चाहते हैं। तो मैंने आपको अगर याद होगा तो कई बार हमने चर्चा में इस बात को रखा है कि भाजपा को खास करके उत्तर प्रदेश में बाहर से कहीं ज्यादा खतरा उनको भीतर से हो रहा है, या उनका नुकसान बाहरी से ज्यादा उतना नहीं कर पा रहे हैं जितना उनके भीतरी कर दे रहे हैं। चाहे तो ये माना जा सकता है कि एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है क्योंकि जनता एक अपराधी को अपराधी की तरह से देखती है और अपनी एक अहमियत बनाए रखने के लिए राजनीति में वो विकास दुबे कांड को या विकास दुबे एनकाउंटर को प्रमोट कर रहे हैं। दुबे नहीं, विजय मिश्रा का जब मामला आया तो वो एक विजय मिश्रा के प्रकरण के बाद से ये चीज बड़ी तेजी के साथ उभार में आई और देवमणि में जो विधायक हैं उत्तर प्रदेश के ही, उनके द्वारा ये एक पत्र वितरित किया गया जिसमें जो ठाकुर समुदाय के अपराधी थे उनको इंगित करते हुए किया गया। और जो उत्तर प्रदेश की जो पूरी हिस्ट्री सीट खुली या योगी सरकार ने लगातार जो खिलाफ अपराधियों के कार्रवाई की, उसमें जाति विशेष वर्ग का जो लिस्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें कोई भेद नहीं किया गया था। लेकिन इसको चूंकि विपक्ष को बोलने का मौका मिला और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों की आंतरिक संतुष्टि की बात रही हो या जो उनकी अपनी अंतर्भावना रही हो, वो सत्ता पर आई, जिसकी वजह से ये बात
ब्राह्मण ठाकुर बनाम चलने लगा। यहाँ तक कि जो शासन प्रशासन में अधिकारी वर्ग के माध्यम से, कुछ एक तबके के वर्ग के माध्यम से ये चीज फैलाने की कोशिश की गई कि यहाँ ब्राह्मणों के साथ गलत हो रहा है या ठाकुर। एक्चुअल में जो मुख्यमंत्री के स्तर पर चीजें होती हैं वो बिल्कुल इससे इतर है। आपराधिक कार्यवाही गतिविधियों में जो कार्रवाई शुरू हुई, चाहे वो मुख्तार अंसारी के विरुद्ध हो, उसके उनके आर्थिक साम्राज्य की पतन की बात हो, चाहे वो चुलबुल सिंह बुलबुल सिंह जैसे लोगों की बात हो, चाहे वो गुर्जर लोगों की बात हो, तो जो अपराधियों की लिस्ट आई है उत्तर प्रदेश एसटीएफ से या एटीएस से, जिन लोगों ने भी कार्रवाई की है, उसमें इस तरीके का भेद नहीं नजर आता। लेकिन राजनीतिक भेद ये जरूर है, और वोट का मुद्दा ये चुनावी राजनीति। चलिए मैं वापस आऊंगा आपके पास में। ओम जी के पास जाना चाहूंगा। ओम जी, मैं एक चीज देख रहा हूं यहाँ पे, उत्तर प्रदेश देखिए चुनाव है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपने आप को स्थापित करना चाहती है। जो मुझे लग रहा है कि अभी क्योंकि साउथ में बीजेपी उस तरह से जड़ें नहीं जमा पाई, वो चाहे तेलंगाना हो, चाहे आपके तमिलनाडु हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, केरल हो, कर्नाटक में है, लेकिन कर्नाटक में अभी उनको खतरा का एहसास होता है। महाराष्ट्र में क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि गठबंधन है, बीजेपी अपने दम पर नहीं कर सकती कुछ अभी वहां पे। तो मिडिल इंडिया, जो भारत, मध्य भारत और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य, बिहार जैसे बड़े राज्य, वहां स्थापित करने की कवायद मानी जा सकती है। देखिए योगेंद्र जी, एक बात आप समझ लीजिएगा कि साउथ के अंदर जो सारा सिलसिला है बहुत अलग किस्म का है। वहाँ पेरियार मूवमेंट का प्रभाव है, वहाँ पर ईएमएस का प्रभाव है, वहाँ पर ये क्या कहना चाहिए डीएमके का, और इनका सबका इनका बेस वो जातियां हैं जो बहुत दलित रही हैं, जिनका काफी शोषण होता रहा, और ब्राह्मण और दलित का सिलसिला वहाँ पर चलता रहा है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उस तरीके से स्वीकार्य नहीं होती जिस तरीके से ये उत्तरी भारत के बाकी प्रांतों में होती है, क्योंकि उत्तरी भारत की जो सामाजिक संरचना बहुत अलग किस्म की है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को ये सब तो रास्ते निकालने पड़ेंगे। लेकिन मैंने कहा कि बहुसंख्यकवाद में उनका एक विशेष रुचि है, उसके माध्यम से उन्होंने जितना हासिल किया उससे इनकार नहीं किया जा सकता है, और वो उसी ओर लगातार बढ़ रहे हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि ब्राह्मणों का और ठाकुरों का जो सिलसिला है उसमें भी रास्ते निकाल रहे हैं कि कौन से ब्राह्मणों के स्वरूप देख रहे हैं, किसके साथ में ज्यादा, कौन मलाई ज्यादा खाता रहा है, कौन ऐसे, तो उन वंचित ब्राह्मणों को अपने साथ में जोड़ रहे हैं, जो वंचित ठाकुर उनको जोड़ रहे हैं, जो वंचित क्षुद्र हैं उनको जोड़ रहे हैं। तो ये एक इनकी रणनीति है जो कि बड़ी स्वाभाविक और प्रभावी है, जिसे पॉलिटिकल सोशल इंजीनियरिंग कह सकते हैं। जी हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि वो यही बहुसंख्यकवाद का जब आप उसकी व्याख्या करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे तो यही समझ में आएगा किस तरीके, और वो सफल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से विचारधाराएं कमजोर हुई हैं, घोषणा पत्रों के असर खत्म हुए हैं, लोग अपने में सिमट करके रह गए हैं, उसके बाद में देखिए दिल्ली को घेर लेने के बावजूद लाखों की तादाद में हमने देखा दिल्ली को घेर लिया किसानों ने, हमने देखा कि एक बहुत बड़ी लहर उठ रही है, लेकिन वो लहर वैसे की वैसे थमी हुई है, क्योंकि उनके सब जगह पंचर हैं, जातियों के जो वो निकले हुए हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है। और ये बड़े आराम से मीडिया भी चाहे कितना ही करे, लेकिन ये हो रहा है ना सब, ये सफल होने का सिलसिला है। और इसीलिए मोदी जी ने अपनी जो नई टीम बनाई है, जो नौजवान इकट्ठे किए हैं अपने मंत्रिमंडल के अंदर, जो विभिन्न प्रदेशों को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, वो इसीलिए हैं कि वो सेनापति के रूप में काम करेंगे, डिपार्टमेंट जो भी दे उनको जो भी करना करेंगे। लेकिन साथ साथ में ये कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी की जो लक्ष्य है उसे हासिल करने के लिए उनको काम करना है, और उनके पास वो बड़ा लिमिटेड वक्त है। उस एक्सपीरियंस के साथ में आपको ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके पास में ऊर्जा है। जो नया मंत्रिमंडल बना है उसमें अगर एक्सपीरियंस और एनर्जी दोनों का एक अच्छा सामंजस्य बैठाने की कोशिश की। और सबसे बेहतर बात अगर इस मंत्रिमंडल की एक बात मैं देख रहा हूँ वो है कि काबिल जो लोग हैं उन्हें मौका दिया गया है, चाहे वो उनकी योग्यता किसी भी सेक्टर में हो। अब उनकी काबिलियत के हिसाब से क्या मंत्रिमंडल में जो पोर्टफोलियो मिलेगा वो मिल पाएगा कि देखने वाली बात होगी। समय कम है, मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। महाराष्ट्र को तरजीह दी गई है, गुजरात को देना लाजमी है। हालांकि गुजरात से बिल्कुल नरेंद्र मोदी, अमित शाह हैं जो पूरा देश ही चला रहे हैं। वो बेशक वाराणसी से पीएम बनने से पहले सांसद बने, लेकिन अभी भी ये माना जा सकता है कि गुजरात को काफी तवज्जो दिया गया है। तो गुजरात वापसी के लिए एक अभियान के रूप में देख सकते हैं। दूसरा, महाराष्ट्र में जाने, जैसे राजस्थान में भारत में कई बार कहा जाने क्या दिख जाए, कब क्या दिख जाए, वैसे कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में जाने कब चुनाव हो जाए। तो महाराष्ट्र को भी उसी तरह से देख रहे हैं। देखिए योगेंद्र जी, महाराष्ट्र में 10 महानगर निगम के चुनाव होने आने वाले टाइम में, ऐसी स्थिति में भाजपा
अपने आप को नीचे के स्तर पर स्थापित करना चाहती है, इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र को ध्यान रखा है उन्होंने। अब देखिएगा गुजरात की बात करें, गुजरात में जो सूरत से जो अभी हाल ही में जिस प्रकार से आप पार्टी वहां जीती है, वही वहां के मंत्री बनाए गए हैं अभी। तो इसलिए गुजरात में अपना दोनों देखिए, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी वैसे मूल रूप से तो गुजरात के हैं, अब प्रधानमंत्री चले भले चले गए महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश में, लेकिन उनका अभी भी उनका मन तो गुजरात में ही घूमता है, डोलता वही है। इसलिए गुजरात को खोना नहीं चाहते किसी भी कीमत पर, चाहे किसी हो। आप देखिए प्रमोट भी किया वहां पर, दो देखिए जो खास थे उनके 2 पदोन्नति भी वही गुजरात में की गई है, और महाराष्ट्र में भी कैबिनेट का मंत्री बनाए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र है, गुजरात है, और फिर उसके बाद अगर आ जाए तो ये सारी जो जितने स्टेट है, कर्नाटक को ये आने वाले टाइम में देखना चाहते हैं कि येदियुरप्पा को, हाँ येदियुरप्पा को हटाया जाए तो किसको लाया जाए, वहां तैयारी अभी से शुरू हो गई है, क्योंकि वहां बहुत सारी चीजें ऐसी आएगी सामने। तो इसलिए मान के चलिएगा कि मोदी जी और अमित शाह अभी भी चुनावी रणनीति में पूरी तरह से पारंगत तरीके से जुटे हुए हैं। यूपी किसी भी तरह से छूटे नहीं, यूपी रहेगा तो देश रहेगा, नहीं तो क्योंकि आप देखिए 10 साल जिस पार्टी को सत्ता में केंद्र में हो जाता है तो उसको निश्चित रूप से आने वाले टाइम में बहुत सारी चुनौतियां सामने आएगी। उस चुनौतियों को बनाए रख किस तरह से ढाई जाए और किस प्रकार से वो रहे, तो उन्होंने अभी से तारबंदी कर दी है, सारी चीजें की है कि मंत्री को लाए। तो देखिए अब देखिए 12 तो एसटी के मंत्री हो गए, 8 एसटी के हो गए, 27 पिछड़े हो गए। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से इन्होंने कोशिश की है कि जो मंत्रिमंडल में पढ़े लिखे लोग भी हों और वोट बटोरने वाले मंत्री भी हों, तो ये सारी बातें हैं, और रणनीतिकार भी हो। उसकी अहमियत तो है, मुझे लगता रहेगी भी वो, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि दागी हो चाहे बागी हो, लेकिन जिताऊ होना चाहिए। वो देखिए वो तो रहेगा, वो एक जो काडर हम मान के चलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज का, वो एक आइडियोलॉजी कॉमन हो गई है कि जिताऊ तो होना चाहिए। श्याम जी समय कम है, मैं एक बार अरुण मिश्रा जी का रुख करना चाहूंगा। अरुण जी 2-3 चीजें मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। एक तो बिहार के बारे में जैसे देखें कि पशुपति पारस जो हैं रामविलास पासवान के बाद में उन्हें जगह दे दी गई है, वो लोक जनशक्ति पार्टी को रिप्लेस करेंगे वहां पे। लेकिन अब ये माना जा सकता है कि चिराग का रास्ता अलग हो गया अभी, क्योंकि इसके बाद में और ठप्पा लग गया, क्योंकि उन्होंने कहा था कुछ दिन पहले ही कि प्रधानमंत्री जी को अब देखना चाहिए कि कब तक हमने साथ दिया है, क्या किया, लेकिन अब राह अलग कर दी गई है। मुझे लगता है कि अब वो तेजस्वी जैसे अभी कुछ दिन पहले चर्चा कर रहे थे, तो बिहार की राजनीति में अब प्रासंगिक नहीं रहेंगे, वो आरजेडी के लिए हो सकते हैं, बीजेपी के लिए नहीं रहेंगे। जहां तक योगेंद्र जी बिहार का प्रश्न है, तो रामविलास पासवान के स्वर्गवास होने के पश्चात ये एक्चुअली उत्तराधिकार की लड़ाई कोई आज की नहीं है। रामविलास पासवान की ने जो उनकी पहली पत्नी थी, लगभग उनके पूरी पारिवारिक पृष्ठभूमि का झुकाव, चाहे वो पशुपति पारस हों और चाहे परिवार के अन्य कोई सदस्य हों या उनके शहर बन्नी के लोग हों, ये उनका झुकाव अक्सर करके जो मथुरा देवी रही हैं उनके तरफ या अरुण जी समय कम है, मैं सॉरी क्षमा चाहूंगा, मैं आप सभी अतिथियों को रोकना चाहूंगा। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि मोदी कैबिनेट की जो रिसफलिंग हुई है उसमें कुछ लोगों को बाहर, कुछ को प्रमोशन किया, कुछ को नयों को शपथ दिलाई है, एक बैलेंस करने की पूरी कोशिश की है, जातियों का एक ऐसा सोशल इंजीनियरिंग गढ़ने की पूरी कोशिश की है कि आने वाले दिनों में वो निश्चित रूप से, देखिए 2 बातें होती हैं राजनीति के अंदर, हम ये भी देखते हैं कि इन फ्यूचर क्या इम्पैक्ट आएगा, इसका कुछ बेनिफिट हमें हासिल होगा कि नहीं होगा। आजकल ये भी प्लेटफॉर्म एक तैयार किया जाता है, जिन राज्यों में चुनाव है वहां की पृष्ठभूमि देखी जाती है कि कौन हमारे लिए कारगर हो सकता है, तमाम पहलू हैं उन पर गौर किया जाता है। सहज नहीं है मंत्रिमंडल का विस्तार करना भी, ये कहना या लाजमी होगा। तो खैर चलिए, सभी को शुभकामनाएं, और जो चेहरे हैं आए हैं वो निश्चित रूप से शपथ ली है उसको पूरी तरह से निभाने की कोशिश भी करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।